हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर हमारा 6 होने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी आज भी होने वाला है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो गॉस के नियम का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। मतलब हमने जो इसके पहले वाला पढ़ा था, गॉस का नियम जो पढ़ा था, गॉस की प्रमेय जो हमने पढ़ा था, उसका आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं। कि उसका इस्तेमाल यानी कि उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इसके इस्तेमाल है, तो इसमें क्या बोलते हैं कि उसको 2-3 इस्तेमाल बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वही बताऊंगा, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। उनमें से ये एक होने वाला है, उसकी हेडिंग है, देखो ये हेडिंग है, इतनी बड़ी है। ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग है, क्या हेडिंग है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। हम क्या ज्ञात करेंगे कि अनंत लंबाई मतलब कि लंबाई उसकी हमें पता नहीं कितनी लंबाई हो सकती, ठीक है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। देखो, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करनी है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं भाई, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत फ्लक्स, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक्स ही है, ये बेसिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो आपको ये इतनी चीज पता होनी चाहिए। तो बहरहाल आज हम देखिए अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब देखो, उसके लिए कहता है कि अनंत लंबाई मतलब हमने यहाँ पर देखो एक फिगर ड्रा किया है कि हमने क्या किया कि ये अनंत लंबाई की हमने क्या ली है, तार ली है। अब इसकी इस तार की लंबाई हमें पता नहीं कितनी है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ये कि ये एक समान रूप से आवेशित होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस रॉड पर जो आवेश होगा वो हर जगह एक ही होगा, हर जगह एक बराबर होगा। आप यहाँ अगर पता करें तो अगर आपको पता चल रहा है यहाँ पर 3 कूलाम है, तो आप यहाँ पर पता करेंगे तो आपको यहाँ पर भी 3 कूलाम ही पता चलेगा, क्योंकि ये कह रहा है एक समान आवेश, मतलब हर जगह एक ही तरह से आवेशित है। तो उस तार के निकट मतलब उसके हमें इर्द गिर्द यहाँ 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 कहीं हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए हमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक फिगर ड्रॉ किया हमने। ये देखो, ये रॉड है। देखो हमने क्या कहा कि देखो, यदि कोई आवेश क्यों, ठीक है, यदि कोई आवेश क्यों लंबाई l की किसी सीधी रेखा पर एक समान रूप से क्या है, वितरित मतलब बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब बटा गया है, बांटा गया है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कोई आवेश है, ठीक है, और l लंबाई की किसी सीधी रेखा, ये देखो सीधी रेखा भी हो सकती है, ये वक्र इस तरीके से वक्र भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब ये है कि बट इसमें कहीं क्या बोलते कि यहाँ पर 2 रेखा नहीं हो सकती, बस एक ही होगा, वो या तो सीधा होगा या फिर वो वक्र हो सकता है, ठीक है। तो किसी सीधी रेखा पर एक समान रूप से क्या है, वितरित है, मतलब हर जगह एक समान रूप से, मतलब अगर यहाँ पर जितना है उतना यहाँ पर भी, उतना यहाँ पर, हर जगह एक जैसा है, ठीक है। तो आवेश बटा हुआ। फिर हम क्या कहते हैं कि प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। अब देखो ये बात आ रहा है यहाँ पर कि आवेश का रेखीय घनत्व, ये नई टर्म्स आपको पास आया, तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि ये देखो, ये रेखा में, ठीक है, ये जो हमारा तार है वो रेखा पर है, तो रेखा पर जो आवेश फैला हुआ है उसका हमें रेखीय घनत्व लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको घनत्व पता होना चाहिए। घनत्व क्या कहते हैं, घनत्व होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान अपान आयतन। मतलब ये है कि आपकी कितनी जगह में, मतलब कि जगह में अगर आप ये बोले तो आयतन, खाली जगह में कितना ज्यादा द्रव्यमान है, ठीक है। घनत्व का मतलब यही है, घनत्व का मतलब ये है कि आप खाली जगह में, देखो ये मान लो अगर ये चीज ये खाली इतना है तो इसमें कितना द्रव्यमान आप रख रहे हैं। जैसे मान लो बटकरा है, 1 किलो का बटकरा होता है तो उसका द्रव्यमान क्या, उसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप रुई ले 1 किलो, तो रुई का क्या होगा, 1 किलो रुई लेंगे तो आपको इतनी मिलेगी, ठीक है। तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, उसका घनत्व तो कम हो जाएगा। आप जैसे 1 किलो चावल ले रहे हैं तो एक बर्तन में आ जा रहा है, ठीक, लेकिन अगर आप 1 किलो लाई ले रहे हैं तो क्या होगा, वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो घनत्व जो डिपेंड करता है वो क्या होता है, वो द्रव्यमान अपन आयतन, मतलब कि कितनी, देखो आयतन होता है। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि घनत्व क्या होता है। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो देखो द्रव्यमान बटे आयतन मतलब ये कि आयतन जितना छोटा होगा और द्रव्यमान जितना बड़ा होगा तो घनत्व उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो बस मैं आपको बेसिकली एक आइडिया देना चाह रहा था। तो यहाँ पर देखो ये रेखीय घनत्व का मतलब, देखो यहाँ पर कुछ और नहीं है। रेखीय घनत्व का मतलब ये है कि ये एक रेखा में तार है ना, ये रेखा में है ना तार,
इस रेखा पर, ये जो इस तार पर जो आवेश फैला हुआ है, हमें उस आवेश का हम घनत्व ले रहे हैं, बस उसको हम क्या कह रहे हैं कि रेखीय आवेश घनत्व करना, मतलब एक रेखा पर आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, कि मतलब इस रेखा पर आवेश जो रखा गया है वो बहुत घन रूप से रखा गया, मतलब बहुत ज्यादा गजीन में है, बहुत ज्यादा भरा है, या कुछ जगह खाली में, इस तरीके से है, तो उस आवेश का रेखीय घनत्व तो कहते हैं। और इसे किसे, देखो ये आपके पास शायद मुझे लगता है कि नया टर्म्स आया होगा, इसको कहते हैं लैम्बडा। क्या कहते हैं? लैम्बडा कहते हैं, लैम्बडा। ये देखो ये लैम्बडा है, ठीक है। लैम्बडा को क्या कहते हैं हम? आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश का रेखीय घनत्व लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आवेश अपॉन लंबाई, मतलब क्या हमने लिखा हुआ ना, आवेश और अपॉन लंबाई, मतलब कि अगर हम लंबाई कम कर दें और आवेश का मान बढ़ा दें तो लैम्बडा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, आवेश घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर हमने ये लिखा हुआ है। अब इसको स्टूडेंट देखो हमने क्या कहा है कि हमने वहां पर देखो कर दिया था। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, माना तार के निकट एक बिंदु P है। देखो हम क्या करने वाले हैं, हमें इस हेडिंग के थ्रू चलना है। ये हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना, ठीक है। और वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ ज्ञात करनी है? वो तार के निकट ज्ञात, कहीं किसी बिंदु पर हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि माना तार के निकट एक बिंदु P है। अब यहाँ पर देखो हमने माना, क्या माना? इस तार के निकट, ये तार के निकट एक बिंदु P है, ये देखो बिंदु P हमने दर्शाया हुआ, ठीक है, जिस पर हमें क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। भाई तार के निकट का मतलब यही तो है, कहीं हम तार के निकट मान ले, हमने तार के निकट हमने यहां माना, इस बिंदु P पर हम क्या कर रहे हैं कि इस तार की वजह से इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इस ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बिंदु P से होकर एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम क्या करते हैं? रचना करते हैं। ये ध्यान रखो बात यहां पर। इसके लिए बिंदु P से होकर एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करें। देखो इस जो गॉसियन पृष्ठ है ना, देखो ये P है, इस P से हमने क्या कहा? एक बेलनाकार, ये देखो ये काल्पनिक पृष्ठ हमने क्या, ये काल्पनिक पृष्ठ को हमने क्या कहा? ड्रॉ किया। ये जो हमारा पृष्ठ है इसी को हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि इसको निकालने का तरीका जो बताया था वो गॉस ने बताया था, और इसको जो हम इस्तेमाल करते हैं वो गॉस की थ्योरम से इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से इस पृष्ठ को जो बताते हैं वो गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो हम चूंकि पढ़ भी रहे हैं, गॉस के नियम का अनुप्रयोग भी पढ़ रहे हैं, तो ये जो हमारे पास जो काल्पनिक पृष्ठ बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। और वो देखो हमने एक बात यह भी आप कह सकते हैं कि आपने बेलनाकार ही क्यों लिया, क्योंकि तार भाई देखो ये सीधा है, ठीक है, सीधा होने के नाते हमें बेलनाकार लेना पड़ रहा है। यहाँ पर लंबाई ले लिया, अब यहाँ पर लंबाई इधर भी, इधर को इस तार इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो हमने क्या किया? इस पूरे बेलनाकार की वजह से हमने क्या बोलते हैं कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। और हम गॉस की थ्योरम तभी लगा सकते हैं जब ये पृष्ठ क्या हो? बंद हो। ध्यान में है ना कि गॉस की प्रमेय जो हम तभी लगा सकते हैं जब ये पृष्ठ बंद हो। तो पृष्ठ बंद होने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम क्या करते हैं? रचना करते हैं, जो कि ये काल्पनिक, हकीकत में ये काल्पनिक है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक नया टर्म्स आ रहा है आपके पास, सममिति के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है वो वेक्टर E होगा। इसका मतलब ये है कि हर जगह, क्योंकि ये जो आवेश है, ये जो तार पर जो आवेश का वितरित है, वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है आवेश का तार पर, वो हर जगह एक समान है। इसी वजह से तार, ये इसी वजह से जो ये क्षेत्र, इस बिंदु P की ये क्या कहते हैं कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होगा वो E होगा। कि मतलब इस तार पर जो आवेश का जो वितरण हुआ है, उस आवेश के वितरण होने की वजह से इस बिंदु P, यानी कि इसके चारों तरफ कहीं भी आप निकालेंगे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका जो परिमाण होगा वो E होगा। उसकी वजह ये कि आवेश हर जगह समान है। सो स्टूडेंट देखो, इस प्रकार पृष्ठ पर लिए गए किसी भी क्षेत्रफल अवयव dA के लिए वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? E होगा, तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों एक ही दिशा में होंगे। देखो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस प्रकार पृष्ठ पर लिए गए किसी भी क्षेत्रफल अवयव dA, देखो हम यहाँ पर देखो ये पृष्ठ हमारा, ठीक है, इस पृष्ठ पर हम कहीं भी एक छोटा सा खंड ले ले, ठीक है, इस पृष्ठ पर या इस पृष्ठ पर, आप कहीं पृष्ठ पर ले लो, इस पृष्ठ पर क्या बोलते हैं कि वैद्युत क्षेत्र चूंकि इस डायरेक्शन में जा रही है, वैद्युत क्षेत्र दिखाया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और आपका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा, जो क्षेत्रफल सदिश होगा, उसकी दिशा भी इधर होगी। ठीक है, उसकी दिशा भी इधर होगी। हमें देखो इस पूरे बेलनाकार के
वजह से हमें क्या निकालना है, वैल्यूज फ्लक्स निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस छोटे खंड, एक छोटे खंड से हम निकालेंगे, उस छोटे खंड से जितना वैल्यूज फ्लक्स गुजरेगा फिर हम उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो जब समाकलन कर देंगे तो इस पूरे की वजह से हमें पता चल रहा है, जैसे कि हमने पहले किया था गॉस की प्रमेय को प्रूव करने के लिए किया था, वैसे यहाँ पर करेंगे। और जितना भी इसका वो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल आएगा या जिसका जितना भी इसका उपयोग आएगा उन सब में यही किया जाएगा कि आप एक छोटे से खंड को लोगे और उस छोटे से खंड के थ्रू जो वैल्यूज फ्लक्स गुजर रहा है वो फिर आप उसका क्या कर देंगे, संपूर्ण समाकलन ले लेंगे। तो आपको उस पूरे पृष्ठ की वजह से क्या मिल जाएगा, आपको वैल्यूज फ्लक्स मिल जाएगा। तो देखो इस पृष्ठ की वजह से हमने क्या, यहाँ पर एक छोटा सा खंड हमने क्या लिया हुआ, डीए लिया हुआ। देखो ये छोटा सा खंड हमारा जो ये डीए है, क्या है ये डीए बताता है, ये खंड डीए है और ये पॉइंट पी है। और ये क्षेत्रफल जो इसका है, उस जो क्षेत्रफल का जो सदिश है वो वेक्टर डीए है और वो जो दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। ठीक है, देखो यहां पर दिखाएगा जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र है उधर डीए भी है, यानी क्षेत्रफल जो सदिश है उसी डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र भी है। तो मतलब उनके बीच के जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब इस बात को हम किस तरीके से लिखते हैं, देखो क्या कहा हमने कि इस प्रकार पृष्ठ पर लिए गए किसी भी क्षेत्रफल अवयव डीए के लिए वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर डीए दोनों ई के एक ही दिशा में होंगे, अतः क्षेत्रफल डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इस छोटे से खंड की वजह से गुजरने वाला फ्लक्स, तो हमें जब ई मिल गया, डीए मिल गया, उनके बीच का एंगल मिल गया, तो हम फ्लक्स बता सकते हैं भाई, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, ई डीए कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हमें इस वजह से इस छोटे से खंड की वजह से जो फ्लक्स गुजरेगा हम उसको क्या कहेंगे, डी फाई ई कहेंगे। डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इसको जब खोलेंगे ई डी ए कॉस थीटा होगा और हमारा को थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ई डी ए कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, 1 होती है, तो ई डी ए इज इक्वल टू ई डी ए। क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। अब हमें क्या पता करना, अब हमें पता करना है कि बस इस पूरे को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन ले लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर में। सो स्टूडेंट देखो यहाँ पर हमने क्या कहा कि हमें निकालना है पूरे गॉसियन पृष्ठ की वजह से हमें क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, अतः गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, जब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका समाकलन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करें समाकलन के लिए, समाकलन लिया डी फाई इज इक्वल टू, और समाकलन ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये एरिया बताता है कि हम एरिया का कर रहे हैं। ठीक है, ई डी ए, तो ई तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि सममित है, तो सममित के कारण हर जगह वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो हर जगह एक जैसा होगा, इस वजह से ई क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक, और फाई ई इज इक्वल टू ई और डी ए, और यहाँ पर ई ए हो जाएगा। ठीक है, जब डी ए का करेंगे समाकलन तो हमारे पास ई ए हो जाएगा, तो फाई ई इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। देखो यहाँ पर जो आपको ये पता चल रहा है 2 पाई आर एल, ये चीज हमें देखो क्षेत्रफल बताना है, ए जो हमारे पास वो एरिया है, क्षेत्रफल है, और हम किसका क्षेत्रफल है बताना है हमें, गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ है कौन, गॉसियन पृष्ठ यही तो वक्र है, ये बेलनाकार जो वक्र है, इसी का हमें क्या पता करना है, क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। एच जो वहां पर क्या होता है, वो उसकी ऊंचाई होती है, और आर जो होती है उसकी रेडियस होती है। तो यहां पर जो इसकी ऊंचाई है वो क्या है, वो एल है। देखो यहां पर जो उसकी ऊंचाई है ये एल बताता है, ये एल है उसकी ऊंचाई। ठीक है, उसकी ऊंचाई जो है एच है, एल है। आप चाहे उसकी रेडियस भी आप यहां पर रख सकते हैं, इसकी रेडियस आप आर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर फाई इज इक्वल टू 2 पाई आर एल होगा। इस बेलन के क्षेत्र वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर एल होगा। ठीक है, तो ये हमने इसको क्या माना, इक्वेशन 2 माना। यहां तक समझ में आता है। ठीक, अब देखो तथा पृष्ठ के समतल सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा। मतलब क्या है, देखो एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखो इसको समझो, ये देखो ये समझो क्या है, रॉड है, ये हमने क्या लिया, तार लिया हुआ है, एक समान रूप से आवेशित हर जगह है। तो अब जब वैद्युत फ्लक्स जब गुजरेगा तो हमें क्या हमें पता करना है कि वैद्युत फ्लक्स हम पता करना है ना, तो हम वैद्युत फ्लक्स हम पता करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमने देखो कि वैद्युत फ्लक्स हमें पता करना है। तो इस ये वाला एरिया है, ये वाला देखो ये जो एरिया है इससे तो गुजर रहा है, देखो ये फ्लक्स गुजर रहा है, फाई इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। लेकिन इसका 2 सिरा और बचा हुआ है, एक ये नीचे वाला और एक दूसरा ये ऊपर वाला।
ये दो सिरा ऊपर का बचा हुआ, बाकी इन सिरों से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो ये है, ठीक है, वो ये है फाई इज इक्वल टू ई टू पाई आर एल, ये है। लेकिन इसके जो सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स है वो क्या होगा, अब देखो इसका, ये देखो ये जो ऊपर वाला, ये देखो ये जो ऊपर वाला सिरा और ये जो नीचे वाला सिरा है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो बिल्कुल इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। और क्षेत्र की दिशा किधर है, और जो हमारी वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा किधर है, उसकी दिशा इधर है, और हमारा क्षेत्रफल सदिश इधर है। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 अंश, कितना हो जाएगा 90, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, cos 90 कितना होता है, 0 होता है। सेम कंडीशन नीचे पर भी लगेगी, देखो यहां पर जो इसका डायरेक्शन होगा क्षेत्रफल सदिश उसका परपेंडिकुलर होगा, इसके ठीक लंबवत होगा, तो इसके नीचे यहां पर होगा, ठीक है। और हमारा क्षेत्र किधर है, क्षेत्र हमारा इधर है, ठीक है ना, क्षेत्र हमारा इधर है। अब बताओ जब क्षेत्र हमारा इधर है, ये इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल फिर कितना बढ़ रहा है, 90 बढ़ रहा है। जब 90 बढ़ रहा है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो अब इनके बीच का मतलब ये जो ऊपर का सिरा, इसके सिरा, और ये जो नीचे का सिरा, इन दोनों सिरों से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। भाई आप यहां पर देख लो यार, अगर यहां से वैद्युत क्षेत्र जा रहा है तो इससे कोई जा रहा है, भाई नहीं जा रहा है ना, हमने वैद्युत फ्लक्स बताया था भाई, वैद्युत फ्लक्स हमने बताया था, आप समझ लेंगे वहां से कि वैद्युत फ्लक्स उसी को कहते हैं, उन बल रेखाओं को कहते हैं कि जो किसी पृष्ठ से होकर गुजर रहा है। तो अब ये बताइए जो पृष्ठ है वो ऊपर जा रहा है, ये पृष्ठ ये नीचे जा रहा है, फ्लक्स ये बल रेखा इधर से जा रही है, तो क्या इससे टकराएगा, कोई नहीं टकराएगा। जिस मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले और नीचे वाले से फ्लक्स कुछ नहीं गुजरेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखो पृष्ठ के समतल सिरों से, मतलब ये वाले सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या निकाला, फाई इज इक्वल टू ई टू पाई आर एल, हमने यह पता किया कि इससे इतना फ्लक्स गुजर रहा है। लेकिन हमें पता क्या करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी, ई हमें पता करनी है, और वो भी इस्तेमाल किसका करना है, गॉस का करना है। अभी अब तक हमने गॉस का इस्तेमाल किया, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फाई की वैल्यू रखेंगे। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। अब क्या करते हैं कि अतः गॉस की प्रमेय से देखो फाई इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। तो हम जानते हैं समीकरण 1 से यहाँ पर कह देते हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 से, ठीक है। हमने पहले ही शुरू में समीकरण क्या माना था, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल, यानी कि लैम्डा हमारे पास क्या था, आवेश रेखीय घनत्व था, आवेश का रेखीय घनत्व था। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल, और अब यहाँ पर जो Q की वैल्यू होगी, अब अगर हम इसको इधर करें तो Q इज इक्वल टू एल लैम्डा होगा, ठीक है। तो जब Q इज इक्वल टू एल लैम्डा होगा, और हम इस Q की वैल्यू को क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं, इस Q की वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं, तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। भाई गॉस की प्रमेय हमें क्या बताती है कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा इज इक्वल टू, हमने समीकरण 1 से बताया कि क्यू अपॉन एल, और यहां से हमने एल और लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एल इंटू लैम्डा। और यहां से हमने क्या कहा कि जो क्यू की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो फाई इज इक्वल टू एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है कि फाई ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, अभी जो हमने समीकरण 2 बनाया था उस समीकरण में रखेंगे, तो फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, 2 पाई आर एल था। तो हम फाई ई की जगह हम क्या रखते हैं, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। अब यहां से देखो ये जो एल है और ये जो एल है, ये कैंसल आउट हो जाएगा यहां से, ठीक है। ये जो एल, ये एल कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा हमारा लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई आर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें देखो ये निकालना है। देखो जब भी कोई चीज हमें प्रूफ करनी होती है या कुछ करना तो उसको हम ध्यान में रख के चलते हैं। हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और वो होता क्या है, वो ई होता है। तो हमें ई निकालना है, हमें सबको ई के बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, ई इज इक्वल टू, ठीक है, हम ई इज इक्वल टू कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये सारा का सारा नीचे चला जाएगा, ठीक। तो क्या मिलेगा हमें, लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, यही तो मिलेगा ना भाई। ये वाला टर्म्स इधर चला जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हम क्या देखते हैं, हमें फार्मूला क्या पता होता है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन समथिंग होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 पाई मिल रहा है, तो हमें क्या, हम इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है कि
इक्वेशन फार्मूला एक अच्छी तरीके से इसको फॉर्मेट में देने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दोनों मतलब ऊपर और नीचे क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हम ऊपर और नीचे 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी हम यहां 2 से हम गुणा कर देते हैं और यहां पर भी 2 से हम गुणा कर देते हैं। ठीक, और हमें क्या हो जाएगा, यहां पर मिलेगा, तो हम ये हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा का भी हम वहां पर रखते हैं, नीचे वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको 1 अपॉन ये 2 और मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और ये 2 लैम्डा और डिस्टेंस हमारे पास क्या मिलेगी, r। ठीक है, ये हमारे पास आएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां तक तो ये देखो पूरा डेरिवेशन था। मैं आपको बस एक 2 लाइन में बता रहा हूं, 2 मिनट लगेगा, मैं इसको पूरी तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं क्या था मैटर, क्या था। ठीक है ना, देखो यही था रॉड। ठीक, ये रॉड था। अब हमें इस रॉड की वजह से हमें क्या पता करना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना था। इस पॉइंट या इस इधर, या देखो हम कहीं इधर हमें पता करना है या कहीं इधर हमें पता करना है। ठीक है, तो हमने क्या रखा कि इधर रखा, इस पॉइंट को हम यहां पर रखा। ठीक, पी को। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट यहां पता नहीं कर सकते, और आवेश जो फैला हुआ वो हर जगह एक जैसा फैला हुआ। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ, एक काल्पनिक पृष्ठ की हम मान लेते हैं कि ये काल्पनिक पृष्ठ इस तरीके से बेलन, चूंकि ये रॉड है तो इसको जो पृष्ठ बनेगा घेरेगा चारों तरफ से, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो बेलन ही घेर सकता है चारों तरफ से ना, तो बेलन ही घेरेगा इसको चारों तरफ से, तो बेलनाकार एक पृष्ठ बन जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब देखो इस पॉइंट को हमें निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक छोटा सा खंड हम पहले लेते हैं। इस पृष्ठ में क्या करेंगे, छोटा सा खंड लेंगे, फिर हम बड़े से लेंगे, तो छोटे से खंड से जो निकलेगा हमारा फ्लक्स वो d फाई ई होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो वेक्टर डी है और ई की जो डायरेक्शन होगी वो दोनों की सेम होगी, और दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 0 होगा। तो इस छोटे से खंड की वजह से जो हमारा फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, d फाई ई निकलेगा। अच्छा, अब बात यहां पर आती है कि ये वाला तो मैंने बता दिया कि दोनों के ऊपर से निकलेगा, कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना था, पूरे फ्लक्स की वजह से हमें निकालना था। हमें बात ये करनी कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बट हम इस वजह से ये कर रहे हैं, गॉस की थ्योरम लगाने से हमें काफी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम पूरे जो मैंने गॉसियन पृष्ठ हमने लिया, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ की वजह से हमें क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स। तो हमें फाई ई मिल गया। ठीक, तो फाई ई की वैल्यू हमने निकाली थी, वो आई थी 2 पाई आर एल आई थी फाई ई की वैल्यू। ठीक, अब हमने क्या बताया था, हम जानते हैं गॉस की पर में हम इस्तेमाल करने, हमने इस्तेमाल की फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये बंद पृष्ठ तो ये फाई की वैल्यू में मिल जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो हमने वहां से कैलकुलेशन करके और यहां पर निकाला कि E इज इक्वल टू 1/4π02L अपॉन R। तो यही था कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और भी गॉस के नियम का हम प्रयोग करते, मतलब गॉस का हम नियम वहां लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर लगा कर पूरा डेरिवेशन तैयार किया। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा हद तक, और अगर नहीं भी समझ में आया, मतलब अगर कहीं आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही मैं आपको क्या बोलते हैं कि इसके बाद से मैं और जो लेक्चर आएगा मेरा, वो गॉस के नियम के ऊपर, जो मेरा दूसरा कोई हो सकता है कि क्या बोलते हैं कि समतल चादर होगी या फिर कुछ और हो सकता है, क्योंकि इसका जो गॉस के नियम का कई अनुप्रयोग है, तो उनमें से हम कोई एक और अनुप्रयोग लेंगे और 2-3 अनुप्रयोग इसके बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो मैं आपको कहता हूं कि अगर आप 11th और 12th में हो या 10th में हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। ठीक है, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपको लाकर देता रहूं। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय।